नमस्कार दोस्तों। दोपहर के 12 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं मेरे यानी ऋषभ शुक्ला के साथ ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं या ज़रूरी हैं उनकी प्रैक्टिस की जा रही है, जिन्हें कि हम रोज़ लगाते हैं, उनकी व्याख्या पढ़ते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में आज यानी आज और आज इस सीरीज़ का भाग 10 है। यानी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 10 दिनों में हम लोगों ने 200 क्वेश्चन विद बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है और 200 क्वेश्चंस को बखूबी समझने का प्रयास किया है। जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, उन सभी के लिए ये ज़रूरी है कि वो लोग प्लेलिस्ट में जाएं और पीछे के पार्ट 1 से पार्ट 10 यानी आज तक जितने भी प्रश्न हुए हैं उन्हें आप देख सकते हैं, जिससे कि क्योंकि इस पूरी सीरीज़ में हम जिन प्रश्नों को लगा रहे हैं वो या तो कहीं नेट में आए हुए हैं या वो किसी दूसरे राज्य के सेट में आए हुए हैं या हो सकता है वो किसी ऐसी दूसरी प्रतियोगी परीक्षा से हो जो कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। इसी क्रम में आज इस सीरीज़ बार पार्ट का जो भाग 10 है, पार्ट 10 है, इसमें आज के नए 20 सवालों के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल लिखा हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें कि कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। किसके? माइग्रेशन के। जैसे कि अनिवार्य प्रवसन यानी जिसको कि हम कहते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन, प्रचलन प्रवसन जिसको कि हम कहते हैं एसोसिएटिव माइग्रेशन, एक जिसको कि हम कहते हैं केवल माइग्रेशन, और एक और है, देखते हैं इसे क्या कहते हैं। सॉरी, इसे कहते हैं एसोसिएटिव और उसे कहते हैं सर्कुलर। ठीक, ये वाला जो हमारा है ये हो जाएगा सर्कुलर और ये हो जाएगा एसोसिएटिव। चार तरीके के प्रवसन के प्रकार दिए हुए हैं, जिनमें कि आपको बताना है कि उसे क्या कहेंगे। आइए देखते हैं कि इसको किस तरीके से देखा जाएगा। लिखा, पहली तो बात हम ये जान लें कि प्रवासी किसे कहते हैं, यानी कौन व्यक्ति प्रवासी कहलाता है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि प्रवासी वो व्यक्ति होता है जो कि अपने मूल निवास पर नहीं रह रहा है, अपने सामान्य निवास से बाहर रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने सामान्य निवास से बाहर जिसकी गणना की गई हो, प्रवासी कहलाता है। तो 3 को ए से मिलाना ज़्यादा सुटेबल रहेगा। अगला है अनिवार्य प्रवसन, यानी जिसको कि हम कह रहे थे फोर्स्ड माइग्रेशन, यानी जहाँ जहाँ पर प्रवसन करना ज़रूरी हो जाए। यानी कि एक ऐसा जो व्यक्ति जो यहाँ पर है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसने ज़बरदस्ती प्रवसन किया हो, युद्ध हिंसा के कारण विस्थापित व्यक्ति जो अन्य स्थानों पर पड़ाव डालकर रहते हैं। इसी क्रम में मैंने आपसे कई बार एक मूवी की भी चर्चा करी, रेफ्यूज़ी एक मूवी आई थी अभी कुछ समय पहले क्या, काफ़ी टाइम हो गया, जिसमें कि दिखाया कि रेफ्यूजीज़ क्या होते हैं या शरणार्थी क्या होते हैं। तो इस तरीके के प्रवसन को हम कहते हैं फोर्स्ड प्रवसन। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, एक थियरी भी चलती है जिसको कि हम ली की थियरी कहते हैं, ली थियरी ऑफ माइग्रेशन। ली ने माइग्रेशन के लिए 2 फैक्टर बताए। पहले को वो कहते हैं पुश फैक्टर और दूसरे को वो कहते हैं पुल फैक्टर। पुश फैक्टर वो होते हैं जो व्यक्ति को प्रवास करने पर या प्रवसन करने पर मजबूर करते हैं, यानी नेगेटिव होते हैं, जैसे कि भूखमरी, सूखा पड़ जाना, हिंसा हो जाना, युद्ध हो जाना, महामारी फैल जाना, ये पुश फैक्टर हैं। और पुल फैक्टर वो होते हैं जो थोड़ा सा आकर्षित करते हैं लोगों को अपनी तरफ आने के लिए, तो इन्हें हम पुल फैक्टर्स कहते हैं। पुल फैक्टर और पुश फैक्टर, 2 अलग अलग तरीके के फैक्टर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ली ने बताए। तो वो उसी से बात निकलती है कि अनिवार्य प्रवसन क्या है, जहाँ पर मजबूरी हो जाए, जहाँ पर प्रवास करना मजबूरी हो जाए, उसे हम अनिवार्य प्रवसन कहते हैं। अगला है प्रचलन प्रवसन। प्रचलन यानी कि जो है एसोसिएटिव, सॉरी सर्कुलर माइग्रेशन, है ना। सर्कुलर माइग्रेशन क्या होता है?
ऐसा व्यक्ति ग्रुप जो प्रत्येक वर्ष कुछ समय के लिए अपने सामान्य निवास से अलग स्थान पर कार्य की तलाश में आए हों और मूल निवास पर वापस चले जाते हों। जैसे कि प्रवासी पक्षी होते हैं, आते हैं कुछ दिनों के लिए और वापस चले जाते हैं। तो इस तरीके के प्रवसन को हम प्रचलन प्रवसन कहते हैं। तो ये डी से मिल जाएगा। और फिर है सहचारी प्रवसन। तो सहचारी प्रवसन उस व्यक्ति के रहने वाले पति पत्नी और बच्चे जो सामान्य निवास से अलग स्थान पर रहते हैं, वो सहचारी प्रवसन, यानी सब लोग साथ में रहते हैं, सब लोग साथ में जो है मतलब उसके जाते हैं रहने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 और 2। ठीक है, यानी 3 4 1 और 2। तो इसका सही जवाब जो आप ऑप्शन से निकल पा रहे हैं वो है ए। देखिए, मेरे लिए ये इस बात से ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि आपको इसी बहाने इन चारों प्रवसन के प्रकारों को पता चल गया। इसी के बहाने आपको ली की पुष्पुल थियरी का पता चल गया, अगर आपको नहीं पता थी तो। इस सीरीज़ का जो उद्देश्य है, वो ज़्यादातर इस सीरीज़ का उद्देश्य यही है कि एक प्रश्न के बहाने आप कैसे अन्य प्रश्नों को समझते हैं, एक प्रश्न के बहाने आप कैसे उसके कई ऑप्शंस को समझते हैं। तो देखिए, आपको सहचारी प्रवसन पता चला जिसमें लोग पति पत्नी अपने परिवार के साथ ही चले जाते हैं। अनिवार्य प्रवसन पता चला जहाँ पर ज़बरदस्ती जाते हैं। प्रचलन प्रवसन पता चला कुछ समय के लिए गए और वापस आ गए। और प्रवासी तो मान लीजिए आप जानते ही थे। और ली की थियरी पता चली आपको, पुश पुल थियरी, यानी प्रवसन के लिए दो तरीके के कारक जिम्मेदार होते हैं, ऐसा ली मानते हैं। पहले को वो पुश फैक्टर कहते हैं और दूसरे को पुल फैक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायतों में निम्नलिखित में से उपबंधों को शामिल किया गया है। तो हम इतना तो जानते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो महिलाओं के आरक्षण के लिए है, यानी पहला होना तो इज नेसेसरी है ना, पहला तो होगा ही होगा भैया। तो जिसमें जिसमें पहला नहीं है वो काट दो, इसमें नहीं है, माने बी तो किसी कीमत पे नहीं होगा, बाकी तो खैर सब में है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण था, ये तो हमें पता है कि 73वां संविधान संशोधन क्या चाहता है कि महिलाओं का जो है हो जाए, है ना। दलितों की यानी एससी की जो वीमेंस थी उनके लिए भी आरक्षण था। और ये किस लिए था, क्योंकि जनता की भागीदारी हो जाए। इसी को एक शब्द आता है जिसको कि हम कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ध्यान रखिएगा। एक शब्द आता है जिसको कि हम कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जिसका मतलब होता है एकदम ज़मीनी लोकतंत्र। और ज़मीनी लोकतंत्र क्या होगा, या फिर इसको आप कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए कितने सारे शब्द आपको सीखने को मिलते हैं, जिसको कि हम कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्योंकि अभी तक ये था कि भाई सारी चीज़ें केंद्रीकृत थी, केंद्र के हाथों में थी। लेकिन जब से पंचायती राज आया तो उसका उद्देश्य क्या था कि कैसे हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करें, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करेंगे। ठीक है ना। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य क्या था कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 और 4। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 और 4। जनता की भागीदारी हो जाए और दलितों के लिए आरक्षण हो जाए, दलित महिलाओं के लिए, है ना। और तीसरा हो जाएगा महिलाओं के लिए आरक्षण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सोशल डेविएंस इन इंडिया। अभी कल ही हम लोग, कल या परसों शायद, इस किताब के बारे में कोई चर्चा हो रही थी। सोशल डेविएंस इन इंडिया, इस बुक को किसने लिखा है। वैसे अगर आपको याद है तो सो गुड है, और अगर नहीं याद है तो इसे याद कर लीजिए। इसके जो लेखक हैं वो सुशील चंद्र हैं, एस चंद्र भी कहते हैं इसे, और सुशील चंद्र भी आप इन्हें कह सकते हैं, सुशील चंद्र या फिर एस चंद्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। तो पहले तो भारत में जनसंख्या शिक्षा आप समझ लीजिए कि पॉपुलेशन एजुकेशन जो है या डेमोग्राफी एजुकेशन जो है वो किस संदर्भ में बात कर रही है। ठीक है, तो भारत की जो जनसंख्या शिक्षा है वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए मतलब नहीं है, बल्कि जनसंख्या के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, ये बात आप जान जाएं। तो क्या है, शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति, हाँ ठीक है, बताते हैं कि किस तरीके से जनसंख्या बढ़ेगी तो उनका संसाधनों का उपयोग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोहन होगा और फिर दिक्कत होगी। तो यानी ये वाला तो सही ही हो जाएगा। तो
ए तो सही है। जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता यानी अवेयरनेस फैलाएंगे, ठीक है। जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान भी सृजन होगा, लेकिन नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना जनसंख्या शिक्षा का काम नहीं है, वो जनसंख्या नीति का काम है। तो इसका जो किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है, मुख्य उपाय नहीं तैयार किए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 48 का सही जवाब सी हो जाएगा। 49 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किताबें दी हैं मिलाने के लिए, अल्बर्ट कोहेन, बाउल्बी, क्लोवार्डे होलिन और एम बी क्लिनॉर्ड एंड शॉ, जिनको आप कल पढ़ रहे थे। देखिए इसमें से जिसको कुछ नहीं पता होगा उसको भी डेलिक्वेंट बॉयज़ तो पता ही है किसकी रचना है ना। और जिसको नहीं पता है वो स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि सारी किताबें क्रिमिनोलॉजी जो अपराध शास्त्र वाला हिस्सा है आपका, अगर आप किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि वेलफेयर ऑफिसर वाला एग्ज़ाम है DSSB का जो है ना, उसके लिए आपके ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे लिखा हुआ है डेलिक्वेंट बॉयज़, तो डेलिक्वेंट बॉयज़ किसकी रचना है आप बखूबी जानते हैं, किसकी है, अल्बर्ट कोहेन की, सामने ही लिखा हुआ है, ठीक है। अरे एक सेकेंड, ठीक है, डेलिक्वेंट बॉयज़ जो है वो अल्बर्ट कोहेन की है। और 44 जुवेनाइल थीव्स, ये भी आपको पता है 44 जुवेनाइल थीव्स किसकी है, ये जे बाउल्बी की है, ये भी सामने लिखा हुआ है। फिर डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी, ये ये आर ए क्लोवर्ड और एली ओहेलिन की है, ये भी सामने लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, और फिर सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर जो बचा वो भी सामने लिखा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको किताबें भी याद हो जा रही हैं, इस तरीके से आप कई सारे नए शब्द, नई बातें, नए क्वेश्चंस वो भी सीख जा रहे हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है यह किसका तर्क है, क्वेश्चन नंबर 50, यह किसका तर्क है कि मर्टन असभ्यतापूर्ण और आनंद के लिए सैर करने जैसे गैर उपयोगितावादी अपराधों का विवरण देने में असमर्थ रहे, जिससे आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। अब एक बात आप समझ लीजिए, ये बात जो है मर्टन ने जो कही है, या ये बात आप इतना तो समझ रहे हैं कि ये बात मर्टन की आलोचना में कही जा रही है, इतना तो अगर आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना, कि ये बात मर्टन की आलोचना में कही जा रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि मर्टन की आलोचना किसने की है, अगर आप इस तरीके, इस हद तक वो डेवलप कर पाते हैं। तो इसके लिए अभी आपने पीछे किताब पढ़ी अल्बर्ट कोहेन की, जिसका नाम था डेलिक्वेंट बॉयज़, किशोर अपराधी या फिर जो डेलिक्वेंट बॉयज़ थे। तो ये इन्होंने क्या किया, जो मर्टन थे तो इन्होंने बताया कि भाई विचलन करता है, अपराध करता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मर्टन ने ऐसे असभ्य बच्चों के लिए या जो आनंद के लिए अपराध करते हैं उनका नहीं बताया। तो ये क्रिटिक करी है किसने, अल्बर्ट ए कोहेन ने अपनी पुस्तक डेलिक्वेंट बॉयज़ में, ठीक है। डेलिक्वेंट बॉयज़ में वो इस बारे में चर्चा करते हैं, डेलिक्वेंट बॉयज़ में वो इस बारे में चर्चा करते हैं कि जो है मर्टन ने ऐसी बातें नहीं बताई, जबकि उन्हें ये किशोर अपराधियों के व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट ए कोहेन, और इनकी बुक हो जाएगी डेलिक्वेंट बॉयज़। अभी आपने पीछे उस किताब को पढ़ा है। बार बार किताबें बोलने से, बार बार थिंकर का नाम बोलने से क्या होता है, आपकी ज़बान उसे बोलने के लिए यूज टू हो जाती है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, लिखा हुआ है विकास बहुधा संजातीय आंदोलन की लहर को प्रेरित करता है। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। विकास संजातीय आंदोलन की लहर को प्रेरित करता है। अगला है क्योंकि लोगों का विस्थापन बड़े बांधों के निर्माण के कारण होता है। अरे ये क्या बात हो गई भाई, दोनों ही बातें ठीक लग रही लेकिन दोनों बातें अलग अलग लग रही हैं। अच्छा, तो इसका इसमें वही पूछा भी है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये ए और आर दोनों बातें सही हैं। अब इस बात को आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। विकास बहुधा संजातीय आंदोलन की लहर को प्रेरित करता है, इसका क्या मतलब है। संजातीय का मतलब है कि विकास के जो मुद्दे होंगे या जो आंदोलन के मुद्दे होंगे वो प्रायः एक ही होंगे, क्योंकि अगर आंदोलन के मुद्दे अलग 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 होंगे तो फिर वो एकजुटता नहीं आएगी। और जब तक एक, क्योंकि आंदोलन का सबसे ज़रूरी हिस्सा क्या है, कलेक्टिव गोल्स, है ना। अगर उनके सामूहिक लक्ष्य नहीं होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो जब तक कलेक्टिव गोल्स नहीं होंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं आंदोलन का। तो विकास क्या करेगा, बहुधा ज़्यादातर
संजातीय आंदोलन की लहर को प्रेरित करेगा, एक जैसे आंदोलन, एक तरीके के, एक नेचर के आंदोलन को। तो ये बात एकदम सही है। और दूसरी बात ये भी सही है कि बड़े विस्थापन इसीलिए होता है कि बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। तो दोनों ही बातें ठीक है, तो इसका ए और आर दोनों सत्य हैं। आगे देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से संक्रामक रोगों का भारत में अभी पूर्णतः उन्मूलन होना शेष है। यानी ऐसा भारत में बहुत सारी बीमारियां थी, जैसे आपने देखा ना, भारत में एक बहुत बीमारी चलती थी पोलियो। अमिताभ बच्चन साहब उसका ऐड करते थे कि पोलियो मुक्त भारत बनाना है, घर घर पोलियो ड्रॉप पिलाना है, 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती थी। अब पूरी तरीके से अब ये इस बात की सबको बधाई कि भाई पूरे भारत में से अब नए पोलियो के केसेस हमारे सामने नहीं आ रहे हैं और हम लोग पोलियो मुक्त देश की तरफ बढ़ चुके हैं। तो उसी तरह से पूछा गया कौन कौन से रोग अभी ऐसे हैं जिनको नहीं हम कर पाए हैं। तो इसमें से टीबी ऐसी रोग है, टीबी जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। टीबी एक ऐसा रोग है जिसमें अभी तक हम लोग पूरी सफलता नहीं हासिल कर पाए। हालांकि 2030 तक ऐसा हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम इसे प्राप्त कर लेंगे और 2030 तक हम जो है पूरी तरीके से टीबी को ख़त्म कर लेंगे, ऐसा हमने लक्ष्य बनाया हुआ है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा टीबी। हालांकि टीबी के लेकर के बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बहुत सारे इवैल्यूएशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिससे कि पता किया जा सके कि लोगों के पास कितनी जागरूकता है अपने रोगों को लेकर के। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि यानी हिंदू मेथड ऑफ एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स भाई एन के बोस क्या कहते हैं उस बारे में, एन के बोस का क्या मानना है उस बारे में। आदिवासियों का हिंदू सामाजिक संगठनों में बलपूर्वक समावेशन, बिल्कुल नहीं। बलपूर्वक कहाँ हो रहा है। श्रेष्ठ सांस्कृतिक व्यवस्था होने के कारण आदिवासियों द्वारा हिंदू के जीने की तरीकों की नकल करना। श्रेष्ठ और नीचे की तो बात ही नहीं है, मतलब श्रेष्ठ नीचा कहाँ से आ गया। और औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा आदिवासियों का शोषण, यह भी हिंदू विधि का अभिप्राय नहीं हो सकता। बचा क्या, आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उदारवादिता है। भाई अब यहाँ पर आइए थोड़ा सा ज्ञान की बात कर लेते हैं। जब हम ट्राइब्स की बात करते हैं, जब हम जनजातियों की बात करते हैं, तो ट्राइब्स एसिमिलेशन की यानी ट्राइब्स को अपने साथ जोड़ने की दो चीज़ें चलती हैं, दो पॉलिसी चलती हैं। पहला जिसे हम कहते हैं आइसोलेशन, ठीक, और दूसरा जिसे कि हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो जो हमारा आइसोलेशन मेथड है वो मानता है कि नहीं भाई, जो जैसे हैं उनकी संस्कृति वैसी ही बनी रहे और उनको अलग रहने दो, वो अपने आप में यूनिक हैं इसलिए वो जैसे हैं उन्हें वैसा करने दो और अपने तरीके से अपनी संस्कृति डेवलप करने दो। लेकिन एसिमिलेशन वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, इनको एकीकरण कर लो, इनको एक में मिला लो और अपने तरह ही बना दो, अपने ही रंग में मुझको रंग ले, है ना, कुछ ऐसी बात। एक ही रंग में इनको रंग लो, जैसे खुद हो वैसे ही इनको बना दो। अच्छा, जैसे आइसोलेशन में एक आ जाते हैं भैया, आपने नाम सुना होगा वेरियर एल्विन साहब का, एक नाम आ जाता है वेरियर एल्विन का, जो कि कहते हैं नहीं ऐसा करिए आप जनजातियों के लिए नेशनल पार्क बना दीजिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने तरीके से रह लेंगी, अपने तरीके से उन्हें नेचुरल हैबिटेट में रहने की आदत है। तो इसीलिए वेरियर एल्विन का कहना है कि जनजातियों के लिए नेशनल पार्क बना दिया जाए। देखिए ये बात एक और पता चली आपको, ये पूछा जाता है कि जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उपवन बनाने की वकालत किसने की, तो वो वेरियर एल्विन हो जाएगा। दूसरी तरफ एक सिद्धांत चलता है कि नहीं इनको अपने में ही मिला लो, वो कौन कह रहा है, जैसे घुरिये साहब हम अपने यहाँ हैं, है ना, घुरिये साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ट्राइब्स आर बैकवर्ड हिंदूज, जनजाति क्या हैं, जनजातियाँ और कुछ नहीं बल्कि हिंदू ही हैं। तो वो क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जनजातियों को हिंदू धर्म में मिला लिया जाए। तो घुरिये का कहना है जनजाति जो है वो पिछड़े हिंदू हैं और इसलिए इन्हें वापस हिंदू धर्म में मिला लेना चाहिए। तो ये जनजाति की एसिमिलेशन अप्रोच हो गई। तो देखिए एक ही चीज़ से, एक ही बात से आपने कितनी सारी बातें जो है जान ली, है ना। तो ट्राइब्स वाला भी हो गया, आपको पता चल गया, दो पॉलिसी पता चल गई, ठीक, किसने किसने बताई ये पता चल गया। अच्छा, अब वापस से अपने प्रश्न पर लौट आते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उदारवादिता। ठीक है भाई, क्योंकि जाति का उद्देश्य क्या है, एक तरीके का आर्थिक स्थिरता, या फिर उन्होंने कहा अब तुम ये व्यवसाय करना, तो जनजाति अपना वो व्यवसाय करने लगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। आइए,
क्या बात है, कितने शानदार टर्म दिए गए हैं। देखिए, पुरुष तंत्र यानी पैट्रियार्की, उभयलिंगता यानी बायोग्रामी, और स्त्री राज्य स्त्री तंत्र गाइनोक्रेसी। एक बार आइए इनकी अंग्रेजी टर्म्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 के कुछ अंग्रेजी टर्म देखते हैं। एंड्रोक्रेसी, एंड्रोजीनी, गाइनार्की और गाइनोक्रेसी। ठीक है, आइए अब चलते हैं वापस से। पुरुष तंत्र, पुरुष तंत्र क्या काम कर रहा है भाई? पुरुष तंत्र का काम क्या है? अब नाम से ही पता चल रहा है कि पुरुष तंत्र वो है जहां पुरुषों का शासन हो। तो तीसरे को तो ए से मिलाएंगे, एक ही में मिला हुआ है, वैसे तो आपका आंसर ऐसे मिल गया, लेकिन और देख लेते हैं। फिर उभयलिंगता क्या है? उभयलिंगता है एक ही व्यक्ति में, यानी बाई वाला जो था, एक ही व्यक्ति में पुरुषों और महिलाओं के गुण दोनों पाए जाएं, तो ये बी हो जाएगा। फिर क्या है? स्त्री राज्य। स्त्री राज्य क्या होगा बताइए? स्त्री राज्य का माने है कि महिलाओं द्वारा सरकार, एक ऐसी सरकार जो महिलाएं चला रही हैं, तो ये सी हो जाएगा। और स्त्री तंत्र क्या है? महिलाओं का शासन, एक ऐसा शासन जहां पर महिलाओं का शासन चलता है। कितनी अच्छी बात है, मेरा वचन ही है शासन। महिष्मती देवी टाइप जो शासन है वो इस तरीके का गाइनोक्रेसी कहलाता है। तो भाई जो कह दिया वो हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला। ध्यान रखिएगा इन टर्म्स को, भूलिएगा नहीं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, कोई बात नहीं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, कोई बात नहीं। कारखाना अधिनियम और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम। देखिए बात यह है भैया कि इतने सारे अधिनियम आप याद तो नहीं कर सकते, आप ये मान लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, एक इनमें से लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी सबने पढ़ी है, मुझे लगता है थोड़ी बहुत तो सबने पढ़ी होगी। तो औद्योगिक वाद विवाद अधिनियम सबको आता होगा कि 1947 में आया है ना, तो वो सबको आ रहा है। बी को 2 से मिलाना है, ये सबको पता है। अच्छा, तो बी को 2 से मिला दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? बी को 2 से मिलाइए, औद्योगिक वाद विवाद अधिनियम 1947 देख लीजिए, यानी बी 2 है यार। अच्छे किस्मत कभी कभी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। तो बी को आपने 2 से मिला दिया, बी को 2 से मिला दिया, दोनों में मिला हुआ है, तो ए को 1 से मिला दीजिए। लिखा भी हुआ है, ए में भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, 1 2, इनमें कंफ्यूज कर दिया। तो जब ये ऐसा है तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा, और ये सही भी है। कारखाना अधिनियम 1948 में आया और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 में आया। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो 1 2 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। डीपी मुखर्जी, क्या बात है भाई? डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारतीय होना आवश्यक है। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट भी देखो मिल गया हायर के लिए, जीडीसी के लिए, जीआईसी के लिए, पीजीटी के लिए। ऐसे ही तो स्टेटमेंट आते हैं। किसने कहा है कि, किसने, कि भाई डीपी मुखर्जी का हटा देंगे, किसका लिख देंगे यहाँ पर? किसका मानना है कि और जो है समाजशास्त्री होने के लिए किसी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है? अब आप बता दीजिए डीपी मुखर्जी, सही हो जाएगा आपका सवाल। अच्छा, तो डीपी मुखर्जी ने ऐसा क्यों कहा कि भारतीय होना आवश्यक है? इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा? इसका कारण क्या था कि क्या उसका जन्म भारत में हुआ हो? तो ऐसे बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ, जैसे डूमो, जो भाई विदेशी हैं। अच्छा, वह व्यक्ति भारतीय समाज और संस्कृति का अविवेचित प्रशंसक हो। अविवेचित का मतलब जानते हैं, यानी अच्छा बुरा हो, जब कुछ भी हो हम तारीफें करेंगे। संस्कृतज्ञ हो, संस्कृत जानता हो, नहीं। जबकि डीपी मुखर्जी का मानना है, क्योंकि डीपी मुखर्जी का काम किस पे है? मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन पर, परंपरा और आधुनिकता पर। वो कहते हैं परंपरा और आधुनिकता, यानी परंपराएं क्या हैं, इनके बीच में एक डिलेमा चलता है, एक डायलेक्टिक्स चलती है। इसलिए तो मार्क्सोलॉजिस्ट कहते हैं खुद को कि, और ये द्वंद्व किसके किसके बीच का है? परंपरा के बीच का और आधुनिकता के बीच का। यानी आधुनिकता और परंपरा के बीच का जो द्वंद्व है उसको कौन समझाता है? उसको समझाते हैं हमारे डीपी मुखर्जी भाई साहब। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमको मार्क्सिस्ट मत कहो भैया, हम मार्क्सिस्ट हमें कोई नहीं कहेगा, हमें मार्क्सोलॉजिस्ट कहो। हम मार्क्सोलॉजिस्ट क्यों कहो? क्योंकि हम एग्जैक्ट मार्क्स को थोड़ी ना कॉपी कर रहे हैं, हम इंडियन सेंस में पढ़ रहे हैं। तो इनका कहना है कि भारतीय परंपराओं और संस्कृति से जो व्यक्ति परिचित होगा वही व्यक्ति भारतीय समाज की स्टडी भी अच्छे से कर पाएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। आगे देखते हैं,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था महिलाओं के व्यक्तित्व को शरीर और वस्तु तक ही सीमित करके महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने की सांस्कृतिक प्रभुता को प्रबलित करती है? बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था, तो कौन सी संस्था? शैक्षिक संस्था तो ऐसा नहीं करेगी, है ना, आप इतना तो मानते ही होंगे कि शैक्षिक संस्था ऐसा नहीं करेगी। लेकिन कोई एक संस्था ऐसी है जो क्या करती है, महिलाओं के व्यक्तित्व को शरीर और वस्तु तक ही सीमित करके महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देती है और सांस्कृतिक प्रभुता को प्रबलित भी करती है। वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, तो क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, तो कैसा कर दिया। तो इसका पूछा गया है कि क्या जो है सही जवाब हो जाएगा, बताइए भाई। तो अब देखिए, परिवार तो ऐसा नहीं करता है। अब रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन परिवार ऐसा नहीं करता है, ठीक। शैक्षिक संस्थाएं तो ऐसा नहीं करेंगी, धर्म नहीं करेगा, लेकिन सांस्कृतिक प्रभुता को प्रबलित कौन करता है और वस्तु तक कौन प्रबलित करता है? आपने देखा होगा, चलिए थोड़ी सी कड़वी बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा तमाम सारे विज्ञापन लगे होते हैं, तमाम तरीके के विज्ञापन होते हैं जो कि महिलाओं को एक पण्य वस्तु बना करके प्रस्तुत कर देते हैं, महिलाओं को एक वस्तु बना के प्रस्तुत कर देते हैं। किसी कार का एडवर्टीजमेंट आना हो, किसी गीज़र का एडवर्टीजमेंट आना हो, आजकल देखिए गीज़र का भी एक एडवर्टीजमेंट आता है ना, किसी डायमंड नेकलेस का जो है वो आना हो ऐड, सब में क्या करते हैं वो लोग, एक सुंदर सी लड़की को लगा करके, सुंदर सी लड़की को दिखा करके वो ऐसे, क्योंकि उसे उन्हें लगा इसलिए लगाया जाता है जिससे कि ज़्यादा कस्टमर अपनी तरफ आकर्षित किए जा सके, ठीक है। तो जनसंच, या अभी आपने एक मूवी देखी जिसमें कि महिला के खिलाफ एक डॉक्टर साहब खूब जो है धूम्रपान करके, खूब नशा करके उसको मारते पीटते थे, और बहुत सारे, उसके बाद हुआ क्या, बहुत सारे लड़के कहने लगे हाँ हाँ वाना वाऊ वाऊ हम भी करेंगे एकदम। तो जो है इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। तो कौन दे रहा है हिंसा को बढ़ावा? जनसंचार एक ऐसी विधि है जिससे जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। इक्विटी गरीब, इक्विटी तो हमने आपको देखिए कल बताया था, आज आ गया। इक्विटी, गरीबी विरोधी और दक्षता और सशक्तता, चार चीजें, गरीबी विरोधी, दक्षता और सशक्तता, चार चीजें पूछी गई। तो इक्विटी क्या है भैया, पहले तो हमको यही बता दीजिए आप लोग, क्योंकि अभी आपने उस दिन पढ़ा भी है। तो इक्विटी यह है कि विकास के लाभों का उचित वितरण किया जाए, इक्वल नहीं उचित, क्योंकि देखिए फिर वही बात आ गई, इक्वल तो भाई 50 इनको दे दो 50 उनको दे दो, अब जिसको 50 की जरूरत नहीं वो 50 लेके करेगा क्या? भाई आपने महिलाओं के लिए अगर गर्भावस्था से रिलेटेड कोई प्रोग्राम चलाया तो क्या पुरुषों के लिए भी चलाओगे? ऐसा नहीं है, पुरुष क्या करेंगे उसका, ठीक है। तो इसका सही जो ए को हम 3 से मिलाएंगे, विकास के लाभों का उचित वितरण। अगला देखते हैं, गरीबी विरोधी। गरीबी विरोधी में क्या आ जाएगा? गरीबी विरोधी में हमें जितने आय जनित कार्यक्रम हैं वो चलाने पड़ेंगे, कि कौशल विकास चला दो और जो है और तरीके की चीज़ें चला दो। दक्षता यानी हमें किसी काम में दक्ष करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उत्पादन के सभी कारकों का दक्षतापूर्ण प्रयोग, हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि ये लोन देते हैं और इससे आप ये कर सकते हैं, इससे वो कर सकते हैं। सशक्तता का मतलब है अधिकार आधारित अभिगम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? इसका सही जवाब हो जाएगा जिसमें ए को 3 से मिलाया गया हो, बी में मिलाया गया है, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि एक प्रश्न कितना कठिन है, मेरा जवाब मतलब ये मकसद है कि इसी बहाने आप कुछ शब्दों को जान जाएं, क्योंकि देखिए शब्दों को जानना जरूरी है। आप क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे और आप शब्द नहीं जानेंगे तो क्या फायदा होगा उसका? आप शब्द भी थोड़ा सा जान जाइए खेल खेल में। अगला कुछ किताबें दी गई हैं, आइए देखते हैं। कास्ट्स एंड रेस इन इंडिया सभी जानते हैं, रिमेंबर्ड विलेज सभी जानते हैं, राजस्थान विलेज सभी जानते हैं, इंडिया विलेज सभी जानते हैं। आप ही इसका आंसर बताएंगे, मैं इसको नहीं बताऊंगा। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। सभी लोग फटाफट रिप्लाई में उसका, जहां पर आप लिखते हैं लाइव चैट में, वहां पर इसका आंसर लिखिए। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। चलिए कुछ लोगों के आंसर आने भी लगे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा, सही बात है,
इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान विलेज का बी आर चौहान, यानी सी को 4 से मिला दीजिए, सी को 4 से 2 में मिला हुआ है। ठीक है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया किसकी हो जाएगी भाई? चलिए बताइए फटाफट, और भी लोग बता रहे हैं। ठीक है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया जी एस घुरिये, रिमेंबर्ड विलेज एम एन श्रीनिवास, और इंडिया विलेज एस सी दुबे। ठीक है, इंडिया विलेज एस सी दुबे हो जाएगा। चलिए, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या बन गया? इसका डी को 1 से मिलाना है, 2 में मिला हुआ है, ए को 3 से मिलाना है, 1 ही में मिला हुआ है। लेकिन देखिए इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है ना? कुछ गड़बड़ लग रहा है ना? राजस्थान विलेज बी आर चौहान, सी को 4 से 2 में मिला हुआ है, तो डी वाला इसका ऑप्शन बता रहा है, लेकिन ए को 3 से मिला दिया, बी को 1 से, ये देखिए यहीं पर एक गड़बड़ है। ठीक है, तो आप चलिए इस बात के लिए परेशान ना होइए, मुझे भी देखिए थोड़ा टाइम लग गया, इससे परेशान नहीं हुई, आपको पता है ना कौन से किसने मिला है, बस बात खत्म। इसमें वो सही आंसर आएगा नहीं, क्योंकि वो कूट जो है थोड़ा बहुत इसमें गड़बड़ दिया हुआ है। ठीक है, और जब कूट गड़बड़ दिया होगा तो कैसे ही कर पाइएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अमेरिका में किशोर अपराध वृत्ति पर निष्प्रभावन प्रविधि पर किसने चर्चा करी? बताइए। जुवेनाइल की बात हो रही है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पर सबसे किशोर अपराध निष्प्रभावन प्रविधि पर किसने चर्चा करी? अंग्रेजी में देखना चाहेंगे इस सवाल को? आइए दिखा देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन अमंग द जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज अमेरिका। चलिए, अमेरिका में किशोर अपराध वृत्ति पर निष्प्रभावन प्रविधि पर किसने चर्चा करी? तो उसका सही जवाब हो जाएगा डेविड मार्जा एंड जी साइक्स। ठीक है, डेविड मार्जा और जी साइक्स जो थे, उन्होंने सबसे पहली बार इस बारे में चर्चा करी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और का मतलब है यानी किशोर वाले जो छोटे बच्चे हैं, है ना, बाल हैं, तरुण किशोर, इस तरीके से। तो डेविड मार्जा जो थे और डी साइक्स, इन्होंने सबसे पहली बार अपराध वृत्ति पर निष्प्रभावन विधि की चर्चा करी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, यह टिप्पणी किसने की है कि ज्ञान और शक्ति का सह अस्तित्व है? यानी ज्ञान और शक्ति एक ही, अब अगर दोनों शब्द मिल गए तो अब तो चमक जाना चाहिए कि ज्ञान और शक्ति दोनों की बातें कौन कर रहा है। तो ज्ञान और शक्ति दोनों की बातें कौन करता है? फूको भैया करते हैं। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जीनियोलॉजी ऑफ पावर, डिसिप्लिन एंड पनिश, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द बर्थ ऑफ क्लिनिक, और कितनी किताबें गिनाएं, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, तमाम सारी किताबें हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, एंथनी गिडेंस का रिफ्लेक्सिविटी से क्या अभिप्राय है? एंथनी गिडेंस का रिफ्लेक्सिविटी से क्या अभिप्राय है? रिफ्लेक्सिविटी का मतलब जानते हैं? परावर्तकता जिसको बोलते हैं। कल कोई क्लास में पूछ भी रहा था कि रिफ्लेक्सिविटी आएगा तो हम क्या लगाएंगे, गिडेंस लगाएंगे कि वो लगाएंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी का क्या मतलब है बताइए जरा पढ़ करके फटाक से। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी का क्या मतलब है? रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है एक ऐसा समाज, जैसे नहीं आपने वो बूमरैंग इफेक्ट पढ़ा होगा, तो रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है एक ऐसा समाज बनाना, एक ऐसे एक ऐसा तरीके का समाज जो कि संस्थाएं मतलब जो आप उन्हें देंगे वही आपको वो लौटा देंगी, वही उसी तरीके से आप, मतलब जो भी चीज़ होगी वो आपसे रिफ्लेक्स होकर के जाएगी, रिफ्लेक्सिविटी में जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि हम लगातार अपने आप को सुधार करेंगे, जो हम बाहर देखेंगे वही अपनाएंगे, जो बाहर देखेंगे वही अपनाएंगे, हम जो अब करेंगे वही बाहर अपनाया जाएगा। माने इसका सही आंसर हो जाएगा, यह वह तरीका है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उनमें परिवर्तन भी कर लेता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ये मेरे ख्याल से आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्या? आज हम लोगों ने कहाँ से प्रश्न करना शुरू किया था? चलिए वो हम देखते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताइए तब तक। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताइए। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति इस प्रकार अभिमुख करने की आवश्यकता है कि वह वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना कर सके। बताएं। भारत, और अगला है, भारत के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा का निजीकरण, एमएनसी में कार्य के अवसरों को प्रदान करना और उदार व्यापार
और व्यवसाय नीतियां आवश्यक हैं, पूछा गया है। चलिए, तो ये बात तो समझ में आती है कि भाई भारत में इस तरीके से बनाएं कि थोड़ा ग्लोबलाइजेशन की जो चुनौतियां हैं उनका सामना कर सके, ये बात तो समझ में आती है। और अगला क्या है, भारत में संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा के निजीकरण और एमएनसी में कार्य के अवसरों को प्रदान करें, थोड़ा सा लिबरल हो जाएं हर व्यक्ति को, क्योंकि सरकारी नौकरी में तो हर व्यक्ति जा नहीं रहा है, और जब बाहर की कंपनियां यहाँ आएंगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन इन बातों का आपस में कोई तालमेल नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर, दोनों बातें ठीक हैं लेकिन व्याख्या ठीक नहीं कर रहे हैं भैया। देखो जो बात है, बुरा लगे तो लगे, भाई व्याख्या ठीक नहीं है इसकी, देखिए, है ना। तो बातें दोनों ठीक हैं लेकिन इस बात की व्याख्या ठीक नहीं की जा रही है कि ये सही है। तो ठीक है, आज के 20-21 सवाल यहीं पर हम लोग ख़त्म करेंगे। आपके जो भी इसमें सुझाव हुआ करें वो आप लोग हमको भेजा करिए। नंबर आपके पास है, मतलब नंबर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं। और जो है व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहाँ पर भी, जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप हैं वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो प्रयास ये किया करिए कि आप भी अपने सुझाव दें, आप भी अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, वो भी लोग देखें, ताकि सब लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा कमेंट सेक्शन में देखिए कितने सारे आंसर्स आते हैं, लाइव चैट में कितने लोग एक साथ आंसर दे रहे हैं, अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की चर्चा करेंगे, इसके आगे की बातें करेंगे, इसके आगे के सवाल लगाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।